शुरुआत करूं, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जेपीएससी प्री पेपर 2 को पढ़ रहे हैं और इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन पॉइंट ए है जिसमें जिसको कहा गया झारखंड का इतिहास, और झारखंड का इतिहास वास्तव में इसमें इस टॉपिक में कई सारी शासन व्यवस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना था जो हम पढ़ चुके। इसके अलावा जो बी नंबर पॉइंट है वो है झारखंड आंदोलन, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। और इस बी नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे एक टॉपिक हमने पहले ही पढ़ा है, सबसे पहले हम सदान पढ़ लिए, सदान के बाद हम झारखंड में जनजाति या आदिवासी पढ़ लिए, और इसके अलावा हमने जो टॉपिक पढ़ा पिछला क्लास जो हमारा रहा है वो क्या रहा है, तो एक तो सदान रहा, एक जनजाति रहा। पिछला क्लास हमने देखा विभिन्न व्यक्तित्व, यानी इसमें व्यक्तित्व में स्वतंत्रता सेनानी और झारखंड की विभूतियां, ऐसे आपको दे रखा है टॉपिक। इसके अलावा एक टॉपिक आपको अब क्या पढ़ना है, तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन ये पढ़ना है। और इसके पढ़ते ही बी नंबर पॉइंट जो आपका सिलेबस का है वो हमारा खत्म हो जाएगा। मैं पहले ही एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में हमें 2 क्लास लगेंगे, यानी आज और कल 2 दिनों में हम इस झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक को डिटेल में जाने की जरूरत है, क्योंकि अब तक जो प्रश्न बने हैं, अब तक जिस तरीके से प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, दोनों ही जगहों पर झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से क्वेश्चन अवश्यम भावी पूछा जाता है। यहां से तो लिख दिया गया है कि आपको 2 क्वेश्चन डाला जाएगा, 2 प्रश्न आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, यहां से जो डाला गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हम थोड़ा सा रिकैप कर दिए ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अब हम चलिए बढ़ते हैं झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की ओर। देखिए, सबसे पहले जब आप झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को पढ़ते हो तो इसका मतलब ये है कि वह आंदोलन या वह घटनाएं जो झारखंड को भारत की भूमि पे 28वें राज्य के रूप में पनपने में योगदान किए, उन घटनाओं का एक बिंदुवार चर्चा जब आप करते हो, उन घटनाओं को जब एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जब आप देखते हो, तो उन्हीं घटनाओं को सम्मिलित रूप से आप झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन माना जाता है, जो अपने यहाँ यह आंदोलन मुख्यतः माना जाता है 1912 से इसकी शुरुआत हुई और सन 2000 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की समाप्ति हो गई। जैसे ही झारखंड नए राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर उभर करके आया, इस झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की शुरू का अंत वहीं पे हो गया, क्योंकि जो उद्देश्य था इस आंदोलन का, जो लक्ष्य था इस आंदोलन का, वो ऑलरेडी पूरा कर लिया गया। ठीक है, तो 1912 के पहले, हालांकि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के अगर आप कारणों पर जाएं, इन कारणों पर अगर आप जाएंगे तो यह कारण कहीं ना कहीं 1912 से पहले चला जाएगा, यानी ब्रिटिश भारत में चले जाएंगे आप। और ब्रिटिश भारत में जो औपनिवेशिक नीतियां थी, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, ठीक है, वो औपनिवेशिक नीतियां कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां कुछ ऐसी थी जिसमें जनजातीय समाज के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया। झारखंड के वाले जो क्षेत्र है, ये जनजाति बहुल एरिया हुआ करता था। और सबसे पहले जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का अगर श्रेय किसी को जाएगा तो जनजातियों को ही जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों में जैसे क्या कुछ था, जैसे मान लिया जाए जनजातियों के साथ समस्या क्या थी, तो भूमि बेदखल कर लिया जाना, जनजातियों की भूमि को ले लिया जाना। क्यों होता था, तो आपको पता है, ऊंचे लगान के दर हुआ करते थे, वो लगान जब ये लोग चुका नहीं पाते थे तो इनकी भूमि को क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। आपको ये भी पता है कि
1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक व्यवस्था लाई थी जिसको आप कह सकते हैं जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था, या इसी को आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे, हम लोग जब आधुनिक भारत पढ़ाते हैं तो वहां पे ये पढ़ाया जाता है, इसी को आप स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कह देते हो। ठीक है। और इस व्यवस्था के जरिए क्या हुआ कि एक नए एक वर्ग डेवलप किया गया, जमींदार। जमींदार की जिम्मेदारी ये थी कि वो क्या करे, अब उनके अंदर में जितनी जमीनें थी वहां से टैक्स को कलेक्ट करे और ब्रिटिशर्स को दे। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब आप टैक्स रेट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो फिर लोग दे नहीं पाएंगे। एक तो टैक्स रेट्स ज्यादा था, ऊपर से कृषि का जो है वो बहुत ही परंपरागत जो पैटर्न था, तो ऐसा तो नहीं था कि बहुत अत्यधिक सरप्लस और अधिशेष उत्पादन कर पाते थे इस क्षेत्र के जो जनजातीय समाज था। इसके अलावा क्या था कि औपनिवेशिक नीतियों में जब आप जाओगे तो आपको ब्रिटिश फूट डालो और राज करो एक अलग समस्या थी। फूट डालो और राज करो, ठीक है। तो कई बार जनजातियों को ही आपस में लड़ाया गया, जनजातियों को ही आपस में विभाजित किया गया, जनजाति और सदान के मध्य में एक एक डिफरेंस क्रिएट किया गया, एक दूरियां पैदा की गई, इस प्रकार की समस्याएं थी। फिर उसके बाद अगर कोर्ट कचहरी की बात करें तो बड़ी ही जटिल न्याय व्यवस्था थी, है ना, जटिल न्याय व्यवस्था थी। और लेट लतीफी इस न्याय व्यवस्था में, लेट लतीफी। और इसके अलावा क्या थी, तो खर्चीली न्याय व्यवस्था थी। और जब खर्चीली होगी तो बेचारे जो गरीब आदिवासी लोग हैं उनको यह न्याय व्यवस्था उनके साथ न्याय नहीं कर पा रही। तो मतलब कई ऐसी दिक्कतें हुई। और इन्हीं दिक्कतों में क्या हुआ, इसी बीच क्या हुआ, याद रखना है आपको, पॉइंट्स को थोड़ा सा समझना है। मैं अभी इंट्रो केवल बता रहा हूँ कि जो ईसाई मिशनरियां आई यहाँ पे, ईसाई मिशनरियां जो आई, उन ईसाई मिशनरियों के वजह से क्या हुआ कि जो आदिवासी समाज है, जो आदिवासी समाज है उनमें जन जागरूकता पैदा हुई। याद रखिएगा, आदिवासी समाज में पश्चिमी शिक्षा, जागरूकता आदि जो आई है उसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा योगदान इन ईसाई मिशनरियों का रहा है। और इस क्षेत्र में जो भी कुछ गलत हो रहा था, उन गलत हो रहे चीजों के प्रति लोगों ने, मतलब यहाँ के आदिवासियों में एक जागरूकता है। इसके लिए से आपको क्रेडिट या जो श्रेय है वो ईसाई मिशनरियों को देना होगा। ठीक है। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ कि इस क्षेत्र के झारखंड, ये जो मतलब बिहार का जो दक्षिण वाला इलाका है, इस क्षेत्र के जो लोग थे, इस क्षेत्र के जो आदिवासी खास करके जनजातीय समुदाय के लोग थे, वो उस तत्कालीन व्यवस्था में खुद को फिट नहीं महसूस कर रहे थे। तत्कालीन जो शासन व्यवस्था ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई थी उसमें वो खुद को ठगे हुए महसूस कर रहे थे। और इन्हीं पृष्ठभूमि में उनके अंदर में क्या हुआ, एक रेबेल टाइप की एक भाव पैदा हुआ, एक विद्रोही स्वर पैदा हुआ, जिसकी कड़ी के रूप में हम इस क्षेत्र में कई जनजातीय विद्रोहों को भी देखते हैं लगातार। समझ में आ रही बात? यानी एक तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि जो आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पहचान ही संकट में आ गई थी। करेक्ट। हालांकि जनजातियों या आदिवासियों में जो भी जिस प्रकार के असंतोष पैदा हुए, उन असंतोष को मेकअप करने का काम किया गया विल्किंसन रूल ला करके। विल्किंसन रूल कब आया, तो 1837 में। कोल्हान क्षेत्र में आदिवासियों को संतुष्ट करने के लिए इसको लाया गया। इसके अलावा CNT एक्ट जैसे लाए गए। CNT एक्ट कब आए, तो 1908 में। इस प्रकार की चीजों को ला करके कहीं ना कहीं आदिवासी असंतोष को कम करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रयास नाकाफी थे। यह प्रयास उतने नहीं थे कि जिससे इस क्षेत्र के आदिवासियों को एक तरीके से क्या किया जाए, मतलब उन्हें संतुष्ट किया जा सके। बात जब अगर आती है, कुछ मामला जब हम आगे बढ़े, तो आजादी के बाद की अगर आप बात करो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर बात करो, तो आपको बता दूं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की कहानी ये है कि हम बिहार में थे कब। अच्छा, इस बीच और भी घटनाएं घट रही थी। जैसे याद रखिएगा 1912 में, अच्छे से याद रखना है, 1912 में बिहार जो है एक अलग स्टेट के रूप में सामने आया। बिहार का गठन किया गया एक राज्य के रूप में। और इसी में क्या था, इसी के अंदर में उड़ीसा हुआ करता था, आज का झारखंड वगैरह हुआ करता था। ठीक है। फिर उसके बाद 1936 में उड़ीसा, बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया।
अब ये चीजें जब हो रही थी तो झारखंड के जो इस क्षेत्र के जो क्रांतिकारी थे, जो नए राज्य की मांग के लिए लगातार आंदोलनरत थे, उन लोगों में भी फिर क्षुब्ध मतलब उनकी मानसिकता, उन्हें फिर बुरा लगा कि आखिर उड़ीसा अगर अलग हो सकता है तो झारखंड अलग क्यों नहीं हो सकता है। ये एक तरीके से झारखंड आंदोलनकारियों के लिए एक जख्म में नमक देने के बराबर था जब उड़ीसा को अलग किया गया। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या होता है कहानी, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या होगा कि हम किसका हिस्सा थे, तो बिहार के हिस्सा थे। और याद रखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी जो दक्षिण बिहार था, याद रखना है दक्षिण बिहार मतलब आज का क्या है, जो झारखंड है, इस झारखंड के साथ क्या होना था, क्या होता था, भेदभाव होता था। इस प्रकार का भेदभाव होता था, मैं बता दूं आपको, यह दक्षिण बिहार टोटल बिहार का अगर 80% रेवेन्यू देता था, राजस्व देता था, किंतु डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो उत्तर बिहार का ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो पहली तो बात ये, उत्तर बिहार में विकास कार्य ज्यादा हुए, और जबकि 80 से 85% रेवेन्यू दक्षिण बिहार यानी झारखंड के क्षेत्र से जाता था। तो झारखंड के लोगों के साथ का आर्थिक विकास बिहार उत्तर बिहार की बराबरी में नहीं हो सका, यानी दक्षिण बिहार का की उपेक्षा की गई है आजादी के पश्चात, आजादी के बाद। दूसरी बड़ी बात याद रखिएगा, अगर आप आंकड़ों की बात करें, अगर आप आंकड़ों की बात करें तो इस क्षेत्र में मैं दक्षिण बिहार की बात कर रहा हूँ, क्या समझ रहे हैं, साउथ बिहार की बात कर रहा हूँ, साउथ बिहार की, साउथ बिहार का अगर आप डेमोग्राफी, ओवरऑल बिहार का डेमोग्राफी की बात करें तो बिहार के कुल में से 27% एसटी, समझ में आ रही बात, फिर उसके बाद 58% यहाँ पे सदान, लगभग 15% दीकू, बाहरी टाइप के लोग, ठीक है। इस प्रकार के लोग यहाँ रहने के बावजूद याद रखिएगा कि रोजगार में 85% हिस्सा जो है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये डेमोग्राफी साउथ बिहार का यानी आज के झारखंड का, लेकिन अगर रोजगार की बात करें हम तो उस रोजगार में 85% रोजगार दीकुओं के पास हो गया। समझिए खेल, और समझिए कि क्यों ये दिक्कत आया। और मात्र 10% रोजगार किसके पास, तो एसटी के पास, और 5% रोजगार किसके पास, सदानों के पास। ऐसी एक पृष्ठभूमि थी। तो न रोजगार में दक्षिण बिहार को तवज्जो दिया जा रहा था, न विकास योजनाओं में दक्षिण बिहार को तवज्जो दिया जा रहा था, न इन्वेस्टमेंट में दक्षिण बिहार को तवज्जो दिया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगातार दक्षिण बिहार के जो नेता थे, जो दक्षिण बिहार के आंदोलनकारी थे, जो नए राज्य निर्माण आंदोलनकारी थे, वो उग्र होते चले गए, और इनकी यह जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जो है वो ज्यादा जोर पकड़ता चला गया। और इन परिस्थितियों में याद रखिएगा, इन परिस्थितियों में यहाँ देख सकते हैं दीकू अलग चीज है, किंतु सदान और आदिवासियों के मध्य एक गठजोड़ हो गया है आगे आजादी के बाद के दौर में। और जब सदान और आदिवासी दोनों एक मंच पर आकर के झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के लिए जब आंदोलनरत हुए, तो यह आंदोलन बहुत जोर पकड़ा, और जोर पकड़ा तो कुछ इस प्रकार जोर पकड़ा कि अंततः 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में भारत के मानचित्र में देखा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, कई विद्वानों का भी रोल है, कई नेताओं का भी रोल है, कई ईसाई मिशनरियों का भी रोल है, अलग अलग भूमिका आपको नजर आएगी, कई संगठनों का भी रोल है, यह आपको नजर आएगा। ठीक है, तो यह एक तरीके से अभी तक मैंने जो बातें आपसे की वो एक तरीके से क्या है, तो एक साधारण इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया, सिंपल कुछ इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से चला है। तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन कब से कब तक, 1912 से 2000 तक। कारण ब्रिटिश भारत की औपनिवेशिक नीतियां तो जिम्मेदार थी, साथ ही साथ आजादी के बाद जो बिहार था, ओल्ड बिहार, उसकी भी नीतियां कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी। इस क्षेत्र में जन जागरूकता को लाने में ईसाई मिशनरियों का अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा। विल्किंसन रूल सीएनटी एक्ट जैसे चीजों को ला करके आदिवासी असंतोष को दूर करने का प्रयास जरूर किया गया, किंतु यह प्रयास काफी नहीं थे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कहानी क्या है वो आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं द मेन क्रक्स पे, जो आपका आज का टॉपिक है वो है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। देखिए, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को अगर आप पूरा 1912 से लेकर के 2000 ईस्वी तक के दौर को
4 भाग में बांट करके पढ़े तो ज्यादा आसानी होगी, मतलब सुविधा, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको क्या करें तो 4 पार्ट में बांट। फर्स्ट प्रथम चरण, इसको कहिए प्रथम चरण, द्वितीय चरण, ठीक है, लिखते जाना है, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, यानी 4 चरणों में इसको बांट दीजिए। चारों चरणों का टाइमलाइन तय कर दीजिए। तो टाइमलाइन की अगर आप बात करें तो लगभग 1912 से लेकर के 1950 तक फर्स्ट स्टेज यानी प्रथम चरण के बारे में आप जानेंगे। लगभग 1950 से लेकर के 1970 तक की जो कहानी है वो द्वितीय चरण के रूप में जाना जाता है। 71 से लेकर के 1971 से लेकर के 87 तक की जो कहानी है वो तृतीय चरण, और 1987 से लेकर के 2000 तक ये चौथा चरण। 4 चरण में हमने इसको पहले तो बांट दिया, ठीक है ना। अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने इसको क्या कर दिया, तो 4 अलग अलग स्टेजेस में इसको बांट करके हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में आपको क्या नजर आएगा, ध्यान रखिएगा, जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेज में आपको नजर आएगा कि मूलतः यह झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन आदिवासियों द्वारा हो रहा है। मूलतः किसके द्वारा, मूलतः यह आंदोलन किसके द्वारा हो रहा है, तो आदिवासियों के द्वारा हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात। सदानों की भूमिका आपको दूसरे चरण से नजर आएगी, ठीक है, और तृतीय चरण में तो नजर आएगा कि सदान और आदिवासी दोनों अपने पूरे गर्म जोशी के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेज की सबसे बड़ी बात क्या है कि मूलतः आदिवासियों के द्वारा, और वो भी जो ईसाई आदिवासी हैं, इनमें भी कौन, तो ईसाई आदिवासी वासियों की भूमिका प्रमुखता से देखा जा सकता है इस दौर में। समझ में आ रही बात। जो ईसाई आदिवासी हैं इनका रोल ज्यादा आपको, मतलब आपको डोमिनेटली देखा, आप देख सकते हैं कैसे, जरा सा इन चीजों को आइए समझने का प्रयास करें। सबसे पहली जो भूमिका है और जिसे इसे झारखंड आंदोलन का जो जनक कहा जाता है, झारखंड आंदोलन का जनक, आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है, एक नाम याद रखिएगा, जे बार्थोलमन। क्या नाम है इसका, इनका, तो जे बार्थोलमन। जे बार्थोलमन वह व्यक्ति हैं जिन्हें झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के पिता के रूप में या जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, करेक्ट। क्या किया है, इनका क्या रोल है, और जे बार्थोलमन खुद कौन थे। तो आइए जरा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जे बार्थोलमन खुद कौन थे। जे बार्थोलमन याद रखिएगा कि हजारीबाग में एक कॉलेज था संत कोलंबस, आज भी है, एसपी कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। यहाँ पे ये, यहाँ के ये विद्यार्थी थे, याद रखना है पहली बात तो ये, और वो भी आर्ट्स से, आर्ट्स के स्टूडेंट थे, यानी कला संकाय के एक स्टूडेंट थे। और इन्होंने क्या किया है कि बाद में 1915 में जब इनको मिल गया डिग्री, तो 1915 के बाद ये एक संत पॉल स्कूल है, राइट, कौन सा स्कूल है, तो संत पॉल स्कूल है, उस संत पॉल स्कूल के टीचर बने 1915 से, क्या है, तो टीचर बन गए। इसके पहले जे बार्थोलमन के बारे में एक दो पॉइंट और जान लीजिए कि यह जो व्यक्ति हैं वो एक एंग्लिकन मिशन से संबंधित एक व्यक्ति था, एंग्लिकन मिशन, मिशनरी है, का एक सदस्य था, ठीक है, एंग्लिकन मिशन से का एक सदस्य था, और ढाका विद्यार्थी परिषद का भी एक मेंबर था। एक संस्था है ढाका विद्यार्थी परिषद, मेंबर तो था ही,
साथ ही इस संस्था का, इस ढाका विद्यार्थी परिषद का जो रांची शाखा है, इस रांची शाखा के प्रमुख थे, के संचालक थे एक तरीके से। तो 3-4 पॉइंट जे बार्थोलन के बारे में आपको मैंने बताया कि यह व्यक्ति को झारखंड आंदोलन का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से इन्होंने डिग्री प्राप्त की। 1915 के बाद ये टीचर बन गए, एक संत पॉल स्कूल करके था, और एक ईसाई मिशनरी है एंग्लिकन मिशन, इससे ये जुड़े हुए थे, प्लस ढाका विद्यार्थी परिषद का एक सदस्य थे, और इस परिषद के रांची जो ब्रांच है उसके हेड थे, उसके संचालक थे। ये है जे बार्थोलोमन का इंट्रोडक्शन। याद होगा आपको, एक टॉपिक है झारखंड की विभूति, झारखंड की स्वतंत्रता सेनानी। तो जे बार्थोलोमन एक बहुत महान विभूति के रूप में जाने जाते हैं, जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के जनक ही हैं। इन्होंने क्या किया है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि ये क्या कर रहा है। तो जे बार्थोलोमन ने क्या किया कि 1912 ईस्वी में एक संस्था का गठन कर दिया, जिस संस्था को कहा गया क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन 1912 में एक संस्था की स्थापना कर दी। याद रखना है, इसके संस्थापक कौन है? तो जे बार्थोलोमन। अभी तक जे बार्थोलोमन पे ही पूरी कहानी है। इसका उद्देश्य क्या था? तो गरीब ईसाई विद्यार्थियों को क्या किया जाए? आर्थिक मदद किया जाए। इसका उद्देश्य क्या था? तो जो गरीब ईसाई विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को आर्थिक मदद दिया जाए, ध्यान रखना है। लेकिन बाद में मदद देना, ये शुरुआत में, और बाद में क्या हुआ? तो इसका थोड़ा सा जो लक्ष्य है थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। यह आदिवासियों के सामाजिक उत्थान का काम करने लगा, सामाजिक उत्थान का कार्य करने लगा। तो याद क्या रखना है कि 1912 में जे बार्थोलोमन साहब ने क्या किया है? क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। ठीक है। अच्छा, खुद जे बार्थोलोमन कहाँ के थे? खुद ये शायद चाईबासा के थे। और दूसरी बात याद रखिएगा कि ये एक अनाथ व्यक्ति थे, है ना, इनका कोई घर परिवार ऐसा नहीं था, तो इसीलिए ईसाई मिशनरियों ने इनकी मदद की, और इन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ तक की कहानी में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद आइए एक अगली संस्था आपको नजर आएगी। 1915, जस्ट 3 साल के बाद में एक और संस्था बनती है, जिसको कहा गया छोटा नागपुर, लिखते चले जाना है, नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज, एक और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक मूलतः 3 लोग थे। अगर आप इनके संस्थापक की बात करें तो इसमें 3 लोगों का नाम लिया जाता है। कौन कौन? तो एक व्यक्ति इसमें है जिसका नाम है जूएल लकड़ा। क्या नाम है? जूएल लकड़ा। एक व्यक्ति का नाम है बंदीराम उरांव। बंदीराम उरांव। एक व्यक्ति का नाम है ठेबले उरांव। ठेबले उरांव। और एक व्यक्ति का नाम है जिसको कह देते हैं पॉल दयाल। 4 लोग। पॉल दयाल 4 लोग हैं जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और इन चारों लोग ने क्या कर दिया? छोटा नागपुर उन्नति समाज के नाम का एक संस्था का स्थापना कर। फिर से एक बार कि 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना होती है, और इनके संस्थापक हैं जूएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव, पॉल दयाल। 4।
और याद रखिएगा इस संस्था के बारे में एक पॉइंट, यह पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन था। पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन, झारखंड का पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन कौन था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। कब स्थापित हुआ? 1915। किसने स्थापना किया? जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव, पॉल दयाल। जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव, पॉल दयाल, याद रखना है, ठीक है ना। और याद रखिएगा कुछ विद्वानों ने इसको क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का ही एक अगला रूप माना है, परिवर्तित रूप माना है। याद रखिएगा इसमें विद्वानों में मतभेद, इतिहासकारों में मतभेद है, तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं कि कुछ विद्वानों ने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का परिवर्तित रूप इसको माना है, सब लोग में नहीं, रूप माना है। बोला कि ये क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का ही क्या है, एक अगला रूप था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस संस्था का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। जैसे अभी हमने देखा कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य बहुत साफ था। शुरुआत के दौर में वो आदिवासी विद्यार्थियों को आर्थिक मदद पहुंचाती थी और बाद में आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान की जिम्मेदारी उसने लिया। इसने क्या है, इसका उद्देश्य सिंपल है कि छोटा नागपुर के पिछड़ेपन को दूर करना। क्या है? तो छोटा नागपुर का पिछड़ापन जो है वो क्या हो, दूर हो, ये इसका उद्देश्य था। और इस क्रम में यह तभी संभव है जब आदिवासियों की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक उत्थान हो। हमने क्या बताया कि पहले जो चरण होगा झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का 1912 से 1950 तक का जो दौर होगा, उसमें मूलतः आपको आदिवासी समाज ही स्थायी रूप से आपको सक्रिय नजर आएगा झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। करेक्ट? तो याद रखिए इसने क्या किया, एक पत्रिका भी शुरू की है। छोटनागपुर उन्नति समाज ने एक पत्रिका की शुरुआत कर दी। मैं यही लिख देता हूं कहीं पे, इसने एक पत्रिका की शुरुआत कर दी। उस पत्रिका का नाम है आदिवासी नामक पत्रिका। यह पत्रिका कौन निकालता था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज निकालता था। हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुख 4 भाषा में यह निकलता था, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है बाबू, हिंदी, इंग्लिश, मुंडारी और कुरुख माने उरांव की भाषा, इन 4 भाषाओं में आदिवासी नामक एक पत्रिका का ये लोग क्या कर देते थे, तो प्रकाशन कर देते थे। और छोटनागपुर उन्नति समाज के बारे में एक और तथ्य एकदम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगले स्लाइड में बता दे रहा हूं कि इसने यानी किसने, तो हम बात कर रहे हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज का। इसने इस छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में एक और तथ्य आपको जानना चाहिए कि छोटनागपुर उन्नति समाज ने साइमन कमीशन इस साइमन कमीशन को एक मांग पत्र भी दिया था। साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था। क्या सौंपा था? साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था। सवाल उठता है साइमन कमीशन क्या है? याद रखिएगा 1928 में एक कमीशन बनाया गया। जरा समय 2 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले चलता हूं। भारत में एक आया है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कह देते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना, ये कह देते हैं। ये कब आया है? 1919 में। और इस अधिनियम में एक पॉइंट ये था कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष पश्चात, याद रखिएगा, पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, यह चेक करेगी कि भारत अभी स्वशासन के लायक हुआ है या नहीं हुआ है। और इसी 10 वर्ष के पश्चात इसको लाना था, लेकिन 1-2 साल पहले ही लिया गया। और इसी ये कि भारत स्वशासन के लायक हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो किस हद तक स्वशासन भारत को सेल्फ रूल दिया जा सकता है, इस पर विचार करने के लिए, मतलब ये एक ऐसा तथ्य, एक प्रोविजन डाल दिया गया कि 1920 के दशक के जो झारखंड भारत के जो राष्ट्रवादी थे वो संतुष्ट हो जाए कि ब्रिटिशर्स हमारी आजादी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रावधान के तहत 1928 में साइमन कमीशन बनाया गया। साइमन कमीशन में टोटल कितने मेंबर थे? तो 7 सदस्य थे, और 7 के 7 अंग्रेज थे। और इसीलिए इसका बड़ी विरोध हुआ था। कांग्रेस ने ये कहा कि जिस संस्था को भारत के भाग्य का निर्धारण करना है उसमें कोई भारतीय ही नहीं हो, यह कैसी संस्था है। इसलिए साइमन गो बैक के खूब नारे लग रहे थे जिस समय में। साइमन गो बैक यानी साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था भारत की राष्ट्रीय राजनीति में जिस दौर में, उसी समय में याद रखिएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज साइमन कमीशन के सामने एक मांग पत्र लेकर के पहुंचता है, ठीक है ना। किंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। और इसी साइमन कमीशन के सामने झारखंड अलग राज्य हेतु एक ज्ञापन भी सौंपा गया, एक एमओयू भी सौंपा गया, किंतु उसका भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। लेकिन छोटा नागपुर उन्नति समाज के योगदान को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें साइमन कमीशन का जिक्र एक बार जरूर आता है, करेक्ट। इसी साइमन कमीशन के सामने एक और प्रस्ताव भी गया जिसमें कहा गया कि इस क्षेत्र को एक अलग प्रशासकीय इकाई, एक अलग, एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में डेवलप किया जाए, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत अगर कोई किया है तो वह कौन सी संस्था थी? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। प्रश्न बन सकता है, ठीक है। यानी पृथक राज्य हेतु एक प्लान्ड, एक स्ट्रगल, एक सुनियोजित संघर्ष 1928 ईस्वी से प्रारंभ होता है। क्योंकि 1928 से पहले की जो बातें थी उसमें आदिवासी कल्याण था, आदिवासी विद्यार्थियों का मदद करना था, छोटा नागपुर की आर्थिक उन्नति था। किंतु अलग स्टेट के बारे में अगर बात करें तो पहली दफा आपको 1928 में इस प्रकार के कुछ स्वर सुनाई देते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि प्रश्न बन सकता है कि पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष की शुरुआत कब होती है? तो 1928 में। यानी सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सबसे पहले कार्यवाही कब हुई? 1928 में, है ना। समझ आ रही बात? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार 1928 तक की कहानी ये है, ठीक है। मामला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक और डेट में। अब क्या होता है कि 1930 में एक और संस्था बनती है जिसको कहा गया किसान सभा। किसान सभा एक संस्था के रूप में सामने आई। और किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है आपको कि जो छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक थे और छोटा नागपुर उन्नति समाज के सक्रिय सदस्य, संस्थापक थे तो सक्रिय सदस्य होंगे ही, उन्हीं उसी से अलग होकर के दो व्यक्ति, एक एबले उरांव, एबले उरांव, और एक व्यक्ति पॉल दयाल। अभी आपने देखा इन दो नामों को, देखिए ये ठेबले उरांव और पॉल दयाल, ये जो इधर नीचे का ये दो लोग हैं, इन लोगों ने मिल करके, ये लोग अलग हो गए छोटा नागपुर उन्नति समाज से, कुछ आपसी वाद विवाद हुआ और छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर के इन्होंने एक नई सभा का गठन कर दिया और जिसका नाम है किसान सभा। किंतु इस संगठन का मूल उद्देश्य क्या था? नाम से ही क्लियर है। इस संगठन का लक्ष्य था किसानों की समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना। तो किसानों
की समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित करना, ध्यान आकर्षित करना। अब देखिए यहाँ पे अब तक जो आपने देखा है वो 3 अलग-अलग संगठन देखा। क्या-क्या 3 अलग-अलग संगठन देखा? तो एक संगठन आपने देखा जिसको कहते हैं, मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है। एक संगठन आपने क्या देखा? तो सबसे पहले आपने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन देखा, ठीक है ना, जे बार्थोलोमन के द्वारा स्थापित। उसके बाद 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज देखा, और ये तीसरा संगठन आप देख रहे हैं जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था। उसका मदद बहुत साफ था, उसका लक्ष्य बहुत साफ था कि वो ईसाई विद्यार्थियों को मदद कर रहा था। बाद में आदिवासियों का आर्थिक उत्थान उनका लक्ष्य हो गया। जो छोटा नागपुर उन्नति समाज का था, तो आप क्लियर है कि छोटा नागपुर की उन्नति हो और इसके लिए आदिवासियों की भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उन्नति होना तभी हो सकता है। हालांकि छोटा नागपुर उन्नति समाज ने पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष की शुरुआत तब कर दी जब 1928 में वे साइमन कमीशन के समक्ष अपने इस मांग को लेकर के पहुंच गए। समझ में आ रही बात? इसके अध्यक्ष बने ठेबले उरांव, याद रखना है, और सचिव बन गए पॉल दयाल। ये अध्यक्ष हैं और ये सचिव, ठीक है, करेक्ट। हालांकि याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहीं पे नोट में मैं लिख दे रहा हूं, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि छोटा नागपुर में किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की? शुरुआत तो ये याद रखिएगा स्वामी सहजानंद ने की। बहुत बड़े किसान नेता थे। अगर किसान आंदोलन की शुरुआत कभी पूछ दे आपको तो आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद, छोटनागपुर के इस क्षेत्र में। लेकिन किसान सभा नाम की एक बॉडी यहाँ पे आपको नजर आए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक और संस्था बनती है 1933 में, 1933। समझते जाइएगा, बाद में मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, कंक्लूड कराऊंगा, आप घबराना नहीं, पहले देखते जाइए। और इसका नाम है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। छोटा नागपुर क्या है? कैथोलिक सभा है। इसका नाम छोटा नागपुर कैथोलिक सभा है। ये 1933 में एक और बॉडी बना, और इस संगठन की स्थापना क्यों हुआ था? तो कैथोलिक ईसाइयों के हितों की रक्षा के लिए। क्या है? कैथोलिक ईसाइयों के हितों की रक्षा हेतु। और बहुत सारे कैथोलिक ईसाई जो हैं वो झारखंड के आदिवासी बन भी चुके थे, याद रखना है। इस संगठन का जो पहला अध्यक्ष, यानी एक तरीके से हम अभी संस्थापक बता रहे हैं, इसके अध्यक्ष बन गए इग्नेस बेक। कौन अध्यक्ष बने? इग्नेस नहीं, इग्नेस बेक सचिव बने सर। अध्यक्ष बने थे बोनीफेस लकड़ा। बोनीफेस लकड़ा, ये नाम याद रखना है बाबू, कुछ भी पूछा जा सकता है। और पहले सचिव बन गए इग्नेस बेक। ये दो लोगों के द्वारा इस संस्था को स्थापित किया। ठीक है, यह वो संस्था थी जो 1935 के तहत होने वाले जो चुनाव का, वो 1937 में पहली बार राज्यों का, उस चुनाव में हिस्सा भी ली थी। ठीक है, बाद में याद रखिएगा कि जो इससे किसी भी जो मेंबर है उसे मंत्री वगैरह नहीं बनाया गया था, जिसके कारण इस संस्था ने क्या कहा कि छोटा नागपुर को बिहारी उपनिवेशवाद की संज्ञा दी थी। क्या समझे मेरी बात?
ठीक है, याद रखना है इग्नेस बेक का स्टेटमेंट है, इसने एक स्टेटमेंट दिया था क्या, तो छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर बिहारी उपनिवेशवाद है, ऐसा कहा था। देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है, ऐसा किसने कहा, इग्नेस बेक ने। क्यों कहा, 1937 के चुनाव में सीटें जीतने के बाद भी इस संस्था के से एक भी इस माने एमएलए को मंत्री नहीं बनाया गया था, इसलिए से। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखिए कुछ ऐसे अनुभव होने लगे इस क्षेत्र के सारे आदिवासियों को कि हमें प्रॉपर अधिकार नहीं दिया जा रहा है, प्रॉपर अधिकार हमें नहीं मिल रहा है, कुछ और ऐसा हुआ। इसी बीच क्या हुआ कि रांची में निकाय चुनाव होने थे, निकाय चुनाव मतलब नगर निकाय वगैरह, उसमें कई आदिवासी संगठन जो है वो मिल गए, और मिल गए तो उन्हें कुछ उत्साहजनक परिणाम आए, और इन्हीं घटनाओं से इंस्पायर होकर के याद रखिएगा एक और बड़ी घटना घटती है कि 1938 में 1938 में क्या हुआ, 1938 में कि एक रांची में एक छोटनागपुर उन्नति समाज की एक वार्षिक सभा हुई, यानी एक तरीके से मान के चलिए 1938 का डेट भी अगर कह दूं तो 31 मई 1938 में रांची में एक जगह है हिंद पीढ़ी, हिंद पीढ़ी रांची, यहाँ एक मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में याद रखिएगा कई सारे आदिवासी संगठन एक मंच पर आ गए। आज आप देख रहे हैं कि कई सारा गठबंधन बन रहा है, कोई INDIA गठबंधन बन रहा है, कोई NDA बन रहा है, इसके पहले यूपीए नाम का गठबंधन हुआ करता था। एक ऐसा ही एक गठबंधन उस दौर में आदिवासी संगठनों के द्वारा देखा गया। इस गठबंधन इसमें कौन कौन आ गए साथ में एक ही मंच पे, तो एक तो आ गए जो छोटा नागपुर उन्नति समाज था, यह आ गया। इसके अलावा इसी में जुड़ गया किसान सभा, इसके अलावा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ये जो तीनों भी आपने देखा, ठीक है। इसके अलावा एक मुंडा सभा, मुंडा सभा, और इसके अलावा हो मालतो सभा। इतने संगठन क्या हो गए, मर्ज कर गए, इन सब का आपस में विलय हो गया, और इनको मिलाकर एक नए बॉडी का गठन हुआ, जिस बॉडी को कहा गया, देखिए क्या नाम दिया गया, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा, क्या नाम दिया गया, तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। याद रखना अच्छे तरीके से, 31 मई 1968 के दिन पिछले सारे जो संगठन है वो एक मंच के नीचे आ गए, और सबका विलय हो गया, और एक नई बॉडी का निर्माण हो गया, जिसका नाम है छोटनागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। इस बॉडी के पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो प्रथम अध्यक्ष जो व्यक्ति बने उसका नाम है थियोडोर सुरीन, थियोडोर सुरीन, ये पहले अध्यक्ष बन गए। उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव, बंदीराम उरांव। सचिव कौन बन गए जी, तो पॉल दयाल, पॉल दयाल, वही पुराने नाम आपको नजर आ रहे हैं, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, बार बार बोल रहा हूं। उसके बाद जनवरी 1939 में इसका नाम बदल दिया गया, फिर से एक बार इसके नामकरण में, यानी जो 31 मई 1938 को छोटनागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा बना, वो जस्ट अगले साल यानी जनवरी 1939 में यह छोटा नागपुर उन्नति महासभा का नाम बदल करके सिंपल
नाम बदल करके यह आदिवासी महासभा हो, यानी इसमें छोटा नागपुर और संथाल परगना को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और एक नए संगठन आदिवासी महासभा को नजर। और इसी समय में याद रखिएगा, इस वक्त तक एक व्यक्ति और है जो झारखंड की राजनीति में उस दौर का महेंद्र सिंह धोनी था। आज तो खैर धोनी तो राजनीति में नहीं है, लेकिन उस दौर में आप यूं समझिए कि महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा एक शख्सियत था। आज महेंद्र सिंह धोनी का क्या इज्जत है, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी एक मतलब कितनी बड़ी बात है कि महेंद्र सिंह धोनी का कितना बड़ा नाम है। इससे भी बड़ा एक स्पोर्ट्स क्षेत्र से एक नाम आ रहा था, जिस व्यक्ति का नाम है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में देखिए कितनी बातें थी कि एक तो जयपाल सिंह मुंडा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो हॉकी टीम थी, गोल्ड जीतने वाली हॉकी टीम के कप्तान थे। ओलंपिक में आप समझिए बहुत बड़ी बात थी कि एक व्यक्ति विदेश में पढ़ा, हॉकी खेलना शुरू किया और एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया। और उसके बाद जब 4-4 साल पे जब जब हुआ, जैसे 1928 के बाद 1932 में हुआ, उसने भी भारतीय हॉकी टीम में ओलंपिक में जाकर गोल्ड जीत लिया। 1932 के बाद फिर 1936 में हुआ, उसमें भी भारतीय हॉकी टीम में जाकर के गोल्ड जीत लिया। बात अब 1936 लगातार 3 बार गोल्ड जीता। समझ मारी बात। जयपाल सिंह मुंडा अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके थे। कुछ लोग इन्हें बिरसा मुंडा का क्या मान रहे थे, अवतार मान रहे थे कि और कोई नहीं, वही बिरसा भगवान आ गए हैं दोबारा। इतनी लोकप्रियता इनकी बढ़ चुकी। तो कई बड़े नेताओं ने ये तय किया कि इन्हें ही आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया, और 1939 में ये भाई साहब आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बन गए, चेयरमैन बन गए। आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके थे, ठीक है ना। तो कई बड़े नेताओं के आग्रह पर जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया कि आप ही आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। अब ये राजनीति में भी आ चुके थे। आपको बता दूं कि भारत का जो संविधान सभा बनी थी 1946 के नवंबर में, सितंबर अक्टूबर में संविधान सभा का गठन हुआ था, जयपाल सिंह मुंडा झारखंड में आदिवासियों की तरफ से एक मेंबर संविधान सभा के थे। याद रखिएगा, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ठीक है ना। आदिवासी महासभा के क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए 1939। ठीक है। और इसी मैंने जो 1939 में ही जो जनवरी में आदिवासी महासभा का जो बना था, क्या हुआ था, सेशन जो चला था, बैठक जो हुई थी, उसी में इन्हें एक मारांग गोमके की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा, इनको एक उपाधि दी गई, मारांग गोमके। मारांग गोमके का मतलब होता है बड़े गुरुजी। उपाधि इन्हें दी गई थी इसी जनवरी 1939 के आदिवासी महासभा के सेशन में इनको यह मिला था, ठीक है। अब याद रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा ने शुरू में प्रयास किया, कांग्रेस के समक्ष यह मांग उठाई कि भाई हमें एक अलग आदिवासी राज्य के रूप में, समझ आ रही बात। इसी समय ऐसी स्थितियां हो चुकी थी कि झारखंड में आदिवासी और गैर जो सदान थे, इनके बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा था। सदान अपना अलग राग आलाप रहे थे, आदिवासी अपना अलग राग आलाप रहे थे, ठीक ना। अब क्या हुआ, 1940 में एक मार्च 1940 के आसपास में जब
आदिवासी महासभा का मार्च 1940। देखिए क्या मतलब कैसे मोड़ लेता है आदिवासी महासभा, किस प्रकार से दिक्कतें आती हैं कि मार्च 1940 में आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन होना था। आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन होना, समझ में आ रही बात। और इस अधिवेशन में आदिवासी महासभा ने मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी आमंत्रित कर दिया, को आमंत्रित किया मतलब इनवाइट कर दिया। यहां से एक दौर ऐसा होगा आदिवासी महासभा का 1940 से लगभग मान के चलिए 46 तक, कि आदिवासी महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के काम करेगा। समझ में आ रही बात, ठीक ना? क्या समझे? क्योंकि मुस्लिम लीग ने भी क्या किया था, अगस्त 1944 में मुस्लिम लीग का एक नेता था, देखिए थोड़ा सा समझिए घटनाक्रम को। 1944 मुस्लिम लीग का एक नेता था रग्बी एहसान। रग्बी एहसान, ये रग्बी एहसान क्या कर रहे हैं, पूर्वी पाकिस्तान और आदिवासिस्तान, ठीक है, को मिला करके एक संघ बनाने का इन्होंने कहा कि एक नया संघ बनाया जाए जिसका नाम है बंगे इस्लाम, नाम का एक संघ यूनियन बनाया जाए। और इस बंगे इस्लाम में पूर्वी पाकिस्तान होगा, माना आज का बांग्लादेश, प्लस आदिवासिस्तान होगा, एक नया जो इस क्षेत्र में जो आदिवासी रहता है वो पूरा इलाका। ये बात कौन कर रहा है, मुस्लिम लीग के एक नेता रग्बी एहसान कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। एक फेडरेशन बनाया जाए जिसका नाम होगा बंगे इस्लाम, एक परिसंघ बनाया जाए जिसका नाम होगा, ये क्या बनाया जाए, तो परिसंघ। एक तरीके से आप समझ लीजिए इसको अंग्रेजी में फेडरेशन हो रहा है ना, जिसका नाम होगा बंगे इस्लाम, और इसमें पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश और आदिवासिस्तान दोनों को मिक्स किया जाएगा। ये इस ऐसी मांग मुस्लिम लीग अगस्त 1944 को कर रही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जो कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आ रही है, थोड़ा डेविएट कर रही है, मतलब अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग का समर्थन करना और इस तरह से हिंदू और मुसलमान या आदिवासी और मुसलमान को एक अलग धड़ा बता देना हिंदुओं से, ये कहीं ना कहीं देश की राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने के बराबर एक स्टेप था, या राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था नेशनल मूवमेंट उसको कमजोर करने के लिए एक बात। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन थोड़ा संकीर्ण हो गया है, थोड़ा नैरोली सोच रहा है, वो लार्जर इंटरेस्ट की बात छोड़ दिया है और किसी भी तरीके से इन्हें अपने लिए अलग स्टेट चाहिए, इसकी बात ज्यादा कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, है ना? जयपाल सिंह मुंडा जो संविधान सभा के सदस्य बने वो भी मुस्लिम लीग के मदद से बने, ये भी बात जानिए। किंतु इसी बीच क्या होता है कि 16 सितंबर या 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस समझते हैं क्या था, डायरेक्ट एक्शन डे इसको कहा गया। और जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई, दंगे हुए, मारकाट हुए, आगजनी हुई। इसी घटना के वजह से जो आदिवासी महासभा है उसने मुस्लिम लीग से अपने संबंध तोड़ दिए।
समझ में आ रही बात? इसी कारण आदिवासी महासभा ने मुस्लिम लीग से संबंध तोड़ दिया। जब देखा कि मतलब गजब तरीके से हिंसा, मारपीट हुआ, मारकाट हुआ, तो इन्हें लगा कि अब इनके साथ रहना ठीक बात। इन्होंने संविधान सभा को से वापस को त्याग देने की बात कर दी। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ, इसके बाद से ये लोग अलग चले गए, वो लोग अलग चले गए। करेक्ट? समझ में आ रही बात? 1946 की ये घटना है। इसी बीच कुछ और संगठन भी बनता है, जैसे 1948 में एक संगठन बना, यूनाइटेड झारखंड पार्टी। क्या बना? यूनाइटेड झारखंड पार्टी। कौन बनाया? तो जस्टिन। इसके संस्थापक कौन है? तो प्रश्न बन सकता है, जस्टिन रिचर्ड। जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा, इन दोनों ने मिलकर के बनाया इसी समय। करेक्ट? तो याद रखिएगा। उसके बाद 1 जनवरी 1948 को खरसावां गोलीकांड की घटना होती है। याद रखिएगा, खरसावां गोली कांड की घटना होती है। खरसावां गोलीकांड वास्तव में जब सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा के साथ मिलाने का एक आदेश दिया गया कि सराय, आज जो हमारा झारखंड में, किंतु सरायकेला और खरसावां को कहां पे बोला गया कि उड़ीसा प्रांत में मिला दिया जाए। इसी के विरोध में खरसावां में लोग आए और उन लोगों पर गोली चला दी गई। ये गोली कांड इसको कहा जाता है। इसके बाद दूसरा चरण की शुरुआत होती है, जिसको आप कहते हो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का सेकेंड चरण, जो 1950 से 1970 तक की कहानी को बयान करता है। ये पहला चरण है। तो फर्स्ट स्टेज को एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, प्रथम चरण को हमने क्या क्या देखा, एकदम तुरंत फटाफट अंदाज में। सबसे पहले 1912 छोटा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन बनाया? तो कौन बनाया? जे बार्थोलमन, जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के जनक थे। 1915 छोटा नागपुर उन्नति समाज। कौन बनाया? तो 4 लोग मिलकर के बनाए। 1930 किसान सभा, टेबले उरांव पॉल दयाल। 1933 छोटनागपुर कैथोलिक सभा। 1938 कई सारे संगठन मिलकर के छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा बनी और 1939 इसका नाम बदल करके आदिवासी महासभा कर दिया। और बाद में 1948 में भी हमने आपको बताया एक यूनाइटेड झारखंड पार्टी बनाया। किसने किसने? तो 2 लोगों ने मिलकर। इतनी सारी कहानी आपको बताया। पहला चरण, ठीक है।